हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शामली स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, बीए फाइनल ईयर राजनीतिक विज्ञान पेपर सेकंड, भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो दोस्तों, इसमें 4 यूनिट दी गई है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। इकाई 1 इसमें दिया गया मनु, भीष्म, कौटिल्य, शुक्र। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन कानूनी साहित्य निम्नलिखित में से किस स्वरूप में उपलब्ध है? धर्मशास्त्र, कानून संहिता, टीकाएं, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। सेकंड प्रश्न, राजनीतिक दर्शन का जुड़ाव है। राजनीतिक दर्शन है तो राजनीति से ही जुड़ाव होना चाहिए इसका, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। राजनीतिक दर्शन का राजनीति से ही जुड़ाव है। प्राचीन भारतीय कानून साहित्य ढूंढा जा सकता है धर्मशास्त्र में, टीकाओं एवं नीति संग्रह में, धर्मसूत्र में या उपयुक्त सभी में। जो भारत का जो कानूनी साहित्य है वो इन तीनों में ही ढूंढा जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी में। मनुस्मृति का कौन सा रचना काल प्रमाणित माना जाता है? ईसा से 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईसा से 1200 ईसा पूर्व मनुस्मृति का कौन सा रचना काल प्रमाणित माना जाता है? ईसा से 1200 वर्ष पूर्व। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता किसे समझा जाता है, या धर्मशास्त्र का प्रणेता किसे समझा जाता है? तो ये समझा जाता है मनु को। ठीक है, सबसे पहले इस धरती पर कौन आया? मनु। तो मनु को ही धर्मशास्त्र का आदि प्रणेता समझा जाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मनुस्मृति में कितने अध्याय एवं श्लोक है? तो मनुस्मृति में 12 तो अध्याय है, इसमें टोटल कितने हैं? 12 अध्याय है और 2694 कितने हैं श्लोक है इसमें। ठीक है, तो मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, मनुस्मृति में न्याय के लिए प्रमाणों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ऑप्शन ए मानुष प्रमाण, ऑप्शन बी दिव्य प्रमाण। तो ये दोनों ही इसके सही है, मानुष पुराण भी, दिव्य पुराण भी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों ए और बी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राजधर्म किस विचार की नीति का मुख्य अंग है? तो राजधर्म मनु विचारक की नीति का मुख्य अंग है, क्योंकि सबसे पहले क्या आया था? मनु आया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनु। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है? ब्रह्मचर्य, ये भी सही है, गृहस्थ ये भी होता है, वानप्रस्थ ये भी होता है। ठीक है, तो इसने कहा है कि कौन सा आश्रम नहीं है, तो बाल्यकाल को हम आश्रम नहीं बोलते, इसलिए मनु के अनुसार बाल्यकाल आश्रम नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 10, मनु के अनुसार विंशति कितने ग्रामों का अधिकारी होता है? तो ये होता है 20 ग्रामों का। मनु के अनुसार विंशति 20 ग्रामों का अधिकारी होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11, इसमें दिया है मनु के लिए व्यहता मुक्ति सिद्धांत संबंधित है। व्यहता, व्यहता का मतलब है व्यर्थ करना, यानी कि, तो इसका हो जाएगा कर नीति से व्यथा। ठीक है, मनु के लिए व्यथा मुक्ति सिद्धांत कर नीति से संबंधित है। किससे है भाई? कर नीति से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, मनुष्य के अनुसार न्यायाधीश कौन बन सकता है? तो न्यायाधीश कौन बन सकता है? ब्राह्मण, क्योंकि प्राचीन काल में जो ब्राह्मण कास्ट थी उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, तो न्यायाधीश कौन बनेगा? जो सर्वश्रेष्ठ आदमी है। कौन था उस टाइम पे? ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को माना जाता था, इसलिए न्यायाधीश कौन बनता था? ब्राह्मण ही बनता था। ठीक है। 13वां प्रश्न, मनु द्वारा निम्नलिखित में से किस पर राष्ट्र संबंधों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? मंडल सिद्धांत, सांगुण्य नीति या ए और बी दोनों? तो ये दोनों ही सही है, सी, ए और बी दोनों ही ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यज्ञ को प्रारंभ करने वाला विश्व का प्रथम यज्ञकर्ता कहा जाता है? तो सबसे पहला आदमी मनु था और यज्ञ भी मनु ने ही किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनु। नेक्स्ट प्रश्न, मनु के अनुसार
राज्य की प्रकृतियां है, तो मनु के अनुसार राज्य की जो प्रकृति है वो 7 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है राज्य की प्रकृति? 7 प्रकार की, क्योंकि 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो प्रकृति 7 होती है राज्य की। मनुष्य के अनुसार राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो महत्वपूर्ण अंग कौन होगा? जो राज्य का स्वामी होगा, जिसको हम राजा बोलते हैं। तो राज्य का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग कौन सा होगा? राजा होगा, राजा यानी कि स्वामी। प्रश्न नंबर 17, मनुस्मृति के अनुसार राज्य का सबसे प्रमुख दायित्व है, तो सबसे प्रमुख दायित्व है प्रजा रक्षण। जो प्रजा की रक्षा करेगा उसको ही तो हम राजा बोल लेंगे ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें प्रजा रक्षण, प्रजा की रक्षा करना। मनुष्य के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो इसमें केवल 10 होनी चाहिए। मनु के अनुसार विधायिका या परिषद के सदस्यों की संख्या 10 होनी चाहिए, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन मनु के सप्तांग का हिस्सा नहीं है? स्वामी ये भी हिस्सा है, पुर ये भी हिस्सा है, मंत्री ये भी है, लेकिन जो दास है भी नौकर, किसी को नौकर बनाना, ये इसके सिद्धांत में नहीं है। तो मनु के सिद्धांत में कौन सा नहीं है? दास है, इनके नौकर बनाना। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मनु के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? स्वामी ये भी सही है, पुर ये भी सही है, दंड ये भी सही है, शांति ये हिस्सा इसका बिल्कुल भी नहीं है। देखो इससे पहले वाले में दास था और इसमें क्या? शांति। ठीक है, तो शांति इसका हिस्सा नहीं है। प्रश्न नंबर 21, मनु का राज्य नहीं है एक, क्या नहीं है? पुलिस राज्य नहीं है भाई, क्योंकि उस टाइम पुलिस थोड़ा थी उस टाइम पे, तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? पुलिस राज्य है। मनु का राज्य नहीं है एक पुलिस राज्य है, क्योंकि उस टाइम पे पुलिस नहीं थी, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, पुलिस राज्य। मनु के दर्शन में स्वार्थ चिंतक होता है, स्वार्थ चिंतक कौन होगा? नगर का मंत्री, क्योंकि नगर की सुरक्षा कौन करेगा? नगर का मंत्री। तो इस स्वार्थ चिंतक होता है भाई, इसे नगर की जो प्रजा होती है उसकी चिंता पड़ी रहती है। ठीक है, किसको? नगर मंत्री को, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, नगर मंत्री। मनु द्वारा सत अध्यक्ष कितने ग्रामों के अधिकारी को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 100 को। सत का मतलब होता है 100, अध्यक्ष का मतलब होता है अध्यक्ष, यानी कि 100 अध्यक्ष। देखो इसी से बनता है सत, शतक लगा दिया भाई सचिन तेंदुलकर ने, यानी कि सेंचुरी लगा दी, यानी कि 100। तो सत का मतलब होता है 100, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 100। मनु ने अपनी दंड व्यवस्था में किस सिद्धांत का समन्वय किया है? गति शोधनात्मक ये भी सही है, सुधारात्मक बिल्कुल सही, निरोधात्मक बिल्कुल सही, और डी ये तीनों, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये तीनों। प्रश्न नंबर 25, मनु ने हिंदू धर्म में कितने प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया है? तो संस्कार कितने होते हैं हिंदू में? 16 संस्कार होते हैं। आप सीरियल देखते हैं उनमें भी क्या आता है? 16 संस्कार, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। प्रश्न नंबर 26, मनु के अनुसार मनुष्य जीवन में आश्रम की अवधि कितने वर्ष होती है? 25 वर्ष। मनु के अनुसार मनुष्य जीवन में आश्रम की जो अवधि होती है वो 25 साल होती है। कितने साल? 25 साल। कौन सा मनु की संगुण्य नीति का हिस्सा नहीं है? संधि बिल्कुल सही है, यान बिल्कुल सही है, आसन बिल्कुल सही है, योजना बनाना, तो ये इसकी नीति का हिस्सा नहीं है, योजना बनाना, ऑप्शन डी सही है। मनु का प्रादेशिक प्रशासन निम्नलिखित में से किस लक्षण के द्वारा व्यक्त होता है? प्रादेशिक प्रशासन ये होता है भाई पूर्व प्रशासन बिल्कुल सही, राष्ट्र प्रशासन बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्रादेशिक प्रशासन, पर प्रशासन और राष्ट्र प्रशासन दोनों ही इसके ये लक्षण हैं। निम्नलिखित में से मनु राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत का समर्थन करते हैं? तो दैवीय सिद्धांत। किस पर? दैवीय सिद्धांत। मनु प्राचीन काल में था तो उस टाइम क्या देवी की पूजा होती थी, इसलिए क्या लगाएंगे हम इसका? दैवी सिद्धांत। ठीक है, हम ट्रिक से याद करेंगे। प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मनु के दंड सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? दंड सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। वागदंड बिल्कुल ठीक है, कायादंड बिल्कुल ठीक है, धिकदंड बिल्कुल सही है, तो देश निकाला ये हिस्सा इसका नहीं है। भाई देश से थोड़ा निकाल सकते थे, अगर किसी आदमी को देश से निकाल दे फिर रहेगा कहाँ? मर जाएगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, देश निकाला। मनु के अनुसार राज्य का कार्य है
आंतरिक सुरक्षा करना बिल्कुल सही है। मत्स्य न्याय से जनता की रक्षा करना ये भी बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों मनु के राज्य का कार्य है, आंतरिक सुरक्षा करना भी होता है, न्याय से जनता की रक्षा करना भी होता है, इसलिए ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है। 32 मनुष्य द्वारा वानप्रस्थ एवं संन्यास का वर्णन मनु स्मृति के किस अध्याय में किया गया है? तो ये छठे अध्याय में किया गया है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। छठे अध्याय में वानप्रस्थ और संन्यास का वर्णन मनुस्मृति में किया गया है। ठीक है, तो छठे। मनु के अनुसार शासन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों ही होने चाहिए। जब हम शासन करते हैं तो धर्म, अर्थ और काम ये सभी उद्देश्य होने चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न है इसमें भीष्म से संबंधित। अब भीष्म का नंबर आ गया दोस्तों। भीष्म का संबंध किससे है? सब जानते हैं महाभारत से है भाई। भीष्म का संबंध किससे है? महाभारत से। भीष्म की माता का नाम क्या था? गंगा पुत्र भीष्म। भीष्म कौन था? गंगा पुत्र था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, गंगा। भीष्म का संबंध महाभारत से है, भीष्म की माता का नाम गंगा था और भीष्म के पिता का नाम था शांतनु। महाभारत देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें शांतनु पुत्र भीष्म, गंगा पुत्र भीष्म प्रतिज्ञा करता है। ठीक है, तो भीष्म के पिता का नाम वो शांतनु, माता का नाम गंगा और ये महाभारत से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना भीष्म के द्वारा की गई? महाभारत बिल्कुल गलत, युद्ध नीति ये भी गलत, शून्य ये भी गलत, उपयुक्त में से कोई नहीं। भाई ये तीनों ऑप्शन गलत है क्योंकि भीष्म ने कोई रचना नहीं की थी इसमें। महाभारत में शांतिपुर पर्व की शुरुआत होती है युधिष्ठिर नारद संवाद से। तो शांति कहाँ पे होगी? जहाँ पे युधिष्ठिर रहेगा वहीं पे शांति रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी युधिष्ठिर नारद संवाद से। शांति पर्व में त्रिवर्ग का आशय धर्म, काम, अर्थ, उपयुक्त सभी। भाई त्रिवर्ग है तो तीन वर्ग में तीन ऑप्शन दिए तो तीनों ही सही होंगे, नॉर्मल सी बात है, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। महाभारत को शास्त्रों में किस वेद से से जाना जाता था? तो महाभारत को शास्त्रों में 5वें वेद के नाम से जाना जाता था क्योंकि हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं और महाभारत 5वां वेद, इसलिए महाभारत को शास्त्रों में 5वें वेद के नाम से जाना जाता है। 5वां वेद था महाभारत। भीष्म का वास्तविक नाम क्या था? भीम का वास्तविक नाम था देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत। भीष्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य होना चाहिए प्रजा की सुरक्षा, बिल्कुल ठीक, जनता की सुरक्षा, बिल्कुल ठीक, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, बिल्कुल ठीक, और उपयुक्त सभी। ए बी सी तीनों ही सही है। भीष्म ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया? दैवीय। मनु ने भी दैवीय किया था और भीष्म ने भी दैवीय, क्योंकि इस टाइम देवी थी ना, इसलिए दैवीय। भक्ति ही एक राष्ट्र के सामाजिक और राजनीतिक स्थायित्व का बीज है। किसके द्वारा कहा गया था? भीष्म के द्वारा, इसलिए ये राष्ट्र के प्रति राष्ट्रभक्त था, तभी तो इसने कौरवों का साथ दिया था भीष्म ने, क्योंकि राष्ट्रभक्ति को समर्पित था, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भीष्म। नेक्स्ट प्रश्न है भाई, महाभारत की रचना किसने की थी? सब जानते हैं महाभारत की जो रचना है वेद व्यास ने की थी। तो महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास ने की थी। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के शांति पर्व में त्रिवर्ग में सम्मिलित है? तो त्रिवर्ग में सम्मिलित होगा मोक्ष, यानी कि मुक्ति पाना। जब मुक्ति मिल जाएगी तो क्या हो जाएगी? शांति हो जाएगी। मुक्ति का मतलब होता है शांति पाना। शांति पर्व में राजा के कितने प्रकार के मित्रों का उल्लेख किया गया है? तो राजा के 4 प्रकार के मित्र होते हैं। तो शांति पर्व में राजा के 4 प्रकार बताए गए हैं, इनके 4 प्रकार के मित्र। भीष्म के अनुसार राज्य का उद्देश्य है सिर्फ कर वसूलना, बिल्कुल गलत है भाई, कर थोड़ा लेना है। भय बनाना, ये भी गलत है, और उपयुक्त सभी, ये भी गलत है। अराजकता का अंत, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अराजकता का अंत। आपातकाल में राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए? यह प्रश्न भीष्म से किसने किया था? तो ये प्रश्न भाई युधिष्ठिर ने किया था, क्योंकि राजा कौन था? युधिष्ठिर था। तो राजा युधिष्ठिर था तो प्रश्न भी राजा ही करेगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा युधिष्ठिर। शांति पर्व महाभारत का कौन सा अध्याय है?
तो शांति पर्व 12वां अध्याय है। शांति पर्व महाभारत का 12वां अध्याय है। शांति पर्व में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जिस विचार का प्रतिपादन किया गया वह मिलता जुलता है दैवी संबंध से। देखो, मनु ने भी, भीष्म ने भी दैवी संबंध से ही दैवी के बारे में बताया है। तो सिद्धांत कौन सा हुआ? दैवी सिद्धांत। शांति पर्व में जिन राजनीतिक व कूटनीतिक विचारों का उल्लेख मिलता है वह किसके? भीष्म के। तो शांति पर्व महाभारत से संबंधित है, तो महाभारत में कौन था? भीष्म। और तुम्हारे जो सिलेबस में क्या है? भीष्म। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भीष्म। महाभारत के शांति पर्व में राज्य के कितने अंग बताए गए? 7। राज्य के कितने अंग बताए गए? शांति पर्व है तो शांति, सह से शांति, सह से 7, तो इसका क्या हो जाएगा? 7। मनु के अनुसार राज्य का कार्य है आंतरिक सुरक्षा बनाना, मत्स्य न्याय से जनता की रक्षा करना, ए और बी दोनों। तो मनु के अनुसार भी ए और बी दोनों हैं और भीष्म के अनुसार भी यही है, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी। ठीक है दोस्तों, ये पेज दोबारा आ गया, 54 था ना, 55। महाभारत के 12वें पर्व का नाम शांति पर्व है, तो 11वें पर्व और 13वें पर्व का नाम क्या है? देखो, 12वें पर्व का नाम है शांति, तो 11वें का मतलब है स्त्री पर्व, 11वां है स्त्री पर्व, 12वां है शांति पर्व और 13वां हो जाएगा अनुशासन। सबसे पहले स्त्री, फिर शांति होगी, फिर क्या होगा? अनुशासन। तो ऑप्शन सी सही है, स्त्री तो 11वां, अनुशासन है 13वां। शांति पर्व में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की वकालत की गई है? तो इसमें की गई है राजतंत्र, राजतंत्र के वकालत की गई है। शांति पर्व में मंत्रिमंडल में कितने भागों को शामिल करने की बात की गई है? 37। शांति पर्व सह से शांति पर्व और सह से 37। ठीक है दोस्तों। भारतीय शासन व्यवस्था में मंत्री बनने के लिए कम से कम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है और महाभारत के शांति पर्व में मंत्रिमंडल में शामिल होने की आयु बताई गई है 50 वर्ष। 50 वर्ष इसलिए बताई गई है क्योंकि जो भीष्म था बुढ़ा था, यानी कि ज़्यादा उम्र थी, वृद्ध था वो, ठीक है, उसको दादा बोलते थे भीष्म को। तो उस टाइम पे भाई उम्र ज़्यादा थी, कितनी थी? लगभग 50, अर्ध सेंचुरी, यानी कि 50, यानी 50 वर्ष। याद रखना इसको, 50 वर्ष। उस टाइम पे जो बुढ़ापे ही मान लो 50 वर्ष से तो ऊपर, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 50 वर्ष। शांति पर्व के निम्नलिखित में से किस अध्याय में राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की गई थी? तो की गई थी 67वें शांति पर्व, सह से शांति पर्व और सह से 67, तो इसका आंसर हो जाएगा 67वें अध्याय में। कौटिल्य, नेक्स्ट आ गया कौटिल्य, यानी कि चाणक्य। चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, जिसने एक पुस्तक लिखी थी राजनीति, वो अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है भाई? उससे, राजनीति से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60, कौटिल्य के दर्शन में 400 गांव के समूह को कहते हैं द्रोणमुख। 400 गांव, अगर 400 गांव है कहीं पे तो उसको द्रोणमुख बोलते थे। कौटिल्य प्राचीन काल के किस कालखंड से संबंधित है? तो मौर्य काल से संबंधित है, सबको पता होगा। एक कौटिल्य जो था, चाणक्य जो था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था। और मौर्य काल की वो जो स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने ही की गई थी, और मौर्य का जो संबंध है मौर्य काल से ही है। कौटिल्य दार्शनिक थे, कौटिल्य यानी कि चाणक्य कहाँ के थे? भारत के, तो ये भारत के दार्शनिक थे, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौटिल्य कहाँ के थे? भारत के थे। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध कृति का नाम, मैंने बताया था कौटिल्य ने एक ही पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र का संबंध है राजनीति से। तो कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, याद रखना इसको, अर्थशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न, प्रजा के हित एवं सुख में ही राजा का हित एवं सुख है, ये किसने कहा था? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, इसलिए राजा के बारे में जो सबसे ज़्यादा वे टिप्पणी की है वो कौटिल्य ने ही की थी। अर्थशास्त्र के रचयिता है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? कौटिल्य ने लिखा था। कौटिल्य, अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से है दोस्तों।
अर्थशास्त्र की रचना किस विषय से संबंधित है? तो ये राजनीति शास्त्र से है, राजनीति से संबंधित थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र क्या एक किताब है, किताब किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। कौटिल्य ने किस शासन व्यवस्था का समर्थन किया है? तो इसने किया था सीमित राजतंत्र। भाई सीमित होने चाहिए, ये नहीं कि दुकान खुली है, सीमित होना चाहिए राजतंत्र, तभी वो राज्य शक्तिशाली होगा, सीमित होना चाहिए। देखो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी, कौन सी भाषा में की थी? हिंदी में की थी या किस में? तो इसमें है गद्य और पद दोनों में, गद्य में भी और पद में भी। उसको हम पढ़ भी सकते हैं और उसको हम गा भी सकते हैं, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की जो रचना है कौटिल्य ने गद्य और पद दोनों में की थी। कौटिल्य की दंड नीति का संबंध है, यह शासन कला या राजनीति से। कौटिल्य कौन था? एक राजनीतिज्ञ था, तो उसने शासन कला की, शासन कैसे किया जाए, राजनीति कैसे की जाती है, कौटिल्य ने ही बताया था। कौटिल्य किस राजा के महामंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे, सभी को पता है चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री भी थे और गुरु भी थे। 71 निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? तो यह है द्वार। 72 कौटिल्य ने सैनिक के लिए कौन से गुण का उल्लेख किया? अनुशासित, बिल्कुल ठीक है। प्रशिक्षित, बिल्कुल ठीक। युद्ध कौशल, बिल्कुल ठीक। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत आधारित है, तो सप्तांग है साव्य सिद्धांत पर, साव्य सिद्धांत पर। निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य का सप्तांग का सिद्धांत का हिस्सा नहीं है? स्वामी, दुर्ग, जनपद। ये तो है भाई, राज्य में स्वामी भी होगा, दुर्ग भी होगा और जनपद भी होगा। मरुस्थल नहीं है, रेगिस्तान थोड़ा है राज्य का सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा, तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 75 कौटिल्य किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त, बिल्कुल सही। चाणक्य, बिल्कुल ठीक। और दोनों ए और भी सही है। कौटिल्य के अनुसार राज्य मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 12 होनी चाहिए। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 है, तो 12। कौटिल्य के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध का प्रकार नहीं है? सहयोगी युग, सहयोगी युद्ध, ठीक है। तो कौटिल्य के दृष्टिकोण में सहयोगी युद्ध का प्रकार नहीं है। 78 निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा अपने अर्थशास्त्र में प्रयोग नहीं की गई? सलाह, तो उसने सलाह एडवाइस नहीं लेनी चाहिए किसी की, ठीक है, तो सलाह। 79 कौटिल्य के अनुसार धर्मस्थलीय न्यायालयों का स्वरूप थी, तो दीवानी, दीवानी। 80 दुर्ग राज्य के प्रति है, रक्षात्मक शक्ति, बिल्कुल सही। आक्रामक शक्ति, बिल्कुल सही। तो इसका हो जाएगा सी, दोनों ए और बी। 81 कौटिल्य द्वारा कितने प्रकार के न्यायालय सुझाए गए? 2 प्रकार के, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड, यूनिट फर्स्ट का पार्ट सेकंड नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, यूनिट फोर्थ और पार्ट 2 के बारे में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।